हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी डाइट में प्रोटीन्स की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। लेकिन अब इनके हम केमिकली फॉर्मेशन की बात करेंगे कि केमिकली कैसे बने होते हैं। प्रोटीन्स किस चीज से बने हैं इसको पता लगाने के लिए हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये पॉलीपेप्टोन्स बन जाते हैं। अब जब हम पॉलीपेप्टोन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पेप्टोन्स में टूट जाते हैं। जब पेप्टोन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं। जब पेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अल्फा एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। और जब अल्फा एमिनो एसिड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? तो आंसर बनता है कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अल्फा एमिनो एसिड। किसी भी प्रोटीन की, प्रोटीन्स कई तरह के हैं, और किसी भी प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है दैट इज अल्फा एमिनो एसिड। अब पहले हम अल्फा अमीनो एसिड को ही समझेंगे, उसी के बाद हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो हमें रिवर्स फॉर्म में समझना होगा। पहले अल्फा अमीनो एसिड को क्लियर करेंगे, फिर सीखेंगे पेप्टाइड कैसे बने, फिर सीखेंगे पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, फिर सीखेंगे पेप्टोन्स क्या होते हैं, फाइनली पॉलीपेप्टोन्स, और उसके बाद हम प्रोटीन्स पे आएंगे। तो बात कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड की। हमारे पास कार्बन की चेन है, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, ये हमारे पास एक ग्रुप है। ग्रुप से अटैच जो पहला कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। हमने इस अल्फा कार्बन से NH2 ग्रुप लगा दिया। यहां पे एक कार्बन चेन है जिसे हम R लिख रहे हैं और एक हाइड्रोजन है। इस फॉर्मेशन को जिसे हमने इस तरह से दिखाया है इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। आप देख रहे हैं इसके अंदर अल्फा पोजीशन से एमिनो ग्रुप अटैच है और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है, तो इसलिए नाम हुआ इसका अल्फा अमीनो एसिड। कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि कैसे होता है ये। जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की, इनके एग्जांपल ले रहे हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, यहां जैसे कि हमारे पास है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसका IUPAC नेम क्या होता है इसे समझेंगे। तो ये हमारे पास 2 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, इसे बोलते हैं 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो गया 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम आप याद रखेंगे और इस कंपाउंड का, इस अल्फा अमीनो एसिड का कॉमन नेम क्या होता है इसे हम याद रखेंगे और इसे बोलते हैं ग्लाइसीन। तो इसका कॉमन नेम ग्लाइसीन होता है। ग्लाइसीन का जो हम सिंबल है शॉर्ट फॉर्म में हम GLY लिख देते हैं या समटाइम्स हम सिर्फ G लिख देते हैं। अब इसी तरह कोई दूसरा अमीनो एसिड भी सोचते हैं, जैसे कि हमारे पास है NH2 CH, यहां पे है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इस कंपाउंड का नाम होता है 2 एमिनो। 2 एमिनो तो हर बार ही रहेगा क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है और इसका कॉमन नेम याद रखना है, इसका कॉमन नेम होता है एलानाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ALA या फिर इसकी और शॉर्ट फॉर्म बनती है A। तो एलानाइन या फिर ALA या फिर जस्ट A नाम से भी बुला सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और अमीनो एसिड है। वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास है ये अमीनो एसिड, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे हमने लिया है आइसोप्रोपाइल ग्रुप।
सबको पता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, नाम हो जाता है 2 पे एमिनो है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन 2 पे एमिनो है, थर्ड फोर्थ 4 कार्बन की चेन है, इसका मतलब ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, और इसकी 3 पोजीशन पे मिथाइल भी है, तो नाम हुआ 2 एमिनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है वेलाइन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेल, या फिर जस्ट वी। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स देके आपको बताया है कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लग जाता है, इन्हें हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए जैसे कि ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलानाइन, ये सारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, अभी फिलहाल हमें 3 पढ़ लिए, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। थोड़ा अल्फा अमीनो एसिड्स को एक बार फिर समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, इसमें NH2 ग्रुप अटैच है, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O OH। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोर्शन हमारे पास एसिडिक पोर्शन है, ये हमारा एसिडिक ग्रुप है क्योंकि इसमें COH ग्रुप लगा हुआ है। वाइल ये जो पोर्शन है ये NH2 ग्रुप है और उसके पास लोन पेयर होते हैं, क्योंकि लोन पेयर है इसका मतलब ये बेसिक ग्रुप है। कोई सब्सटेंस एसिडिक भी है और बेसिक भी है, दैट्स व्हाई इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। तो क्वेश्चन आता है अल्फा अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, व्हाई? तो इसका आंसर है कि ये एम्फोटेरिक इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसमें बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं एसिड बेस की और ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। चलो तो शो करो, इसको दिखाओ कैसे करते हैं शो। तो इसके लिए हम इसे ऐसा करते हैं, इसे हम पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल के एसिड बेस अपनी नेचर शो करेगा। तो क्या चेंज आएगा, जो COH ग्रुप है वो अपने पास से H प्लस आयन दे देगा और नेगेटिव चार्ज ले आएगा। यहाँ पे हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, R, इसमें नो चेंज। NH2 चाहता था कि मैं अपने लोन पेयर किसी को दे दूं, इसने H प्लस को लोन पेयर दे दी और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया। आप देख रहे हैं पानी में डालने पर COH ने H प्लस आयन दे दिया, NH2 ने H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया। जो सब्सटेंस अपने पास से H प्लस आयन दे देता है उसे कहते हैं एसिड, और जो सब्सटेंस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है उसे कहते हैं बेस। इन्होंने एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टी दिखा दी, लेकिन इससे इनकी एक और नेचर सामने आ गई कि अल्फा अमीनो एसिड्स सिर्फ एसिड बेस प्रॉपर्टी ही नहीं दिखाते, बल्कि ये एक डाइपोलर आयन की तरह एक्ट करते हैं, और इस डाइपोलर आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। कुछ दिन पहले ये टॉपिक पढ़ाया गया था कि जब किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसे कहते हैं कैटायन, जब किसी आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसे कहते हैं एनायन। लेकिन कई बार ऐसे आयन भी होते हैं जिसका एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड नेगेटिव होता है, इस तरह के डायपोल, दो पोल वाले आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। तो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमेशा ज्विटर आयन की तरह एक्ट करते हैं। ज्विटर आयन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इनका एक एंड पॉजिटिव बन रहा है बाय एक्सेप्टिंग H प्लस आयन, एक एंड नेगेटिव बन रहा है बाय रिलीजिंग H प्लस आयन। अब क्योंकि रिलीजिंग H प्लस आयन हो रहे हैं, COH ग्रुप H प्लस आयन को निकाल रहा है अपने पास से, तो इसका मतलब ये पोर्शन एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, तभी तो उसने निकाला। और क्योंकि ये पोर्शन एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, इसका मतलब इसका pH 7 से कम होना चाहिए, ये वैल्यू 7 से लेस होनी चाहिए क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। NH2 ग्रुप ने H प्लस आयन को अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट किया, इसका मतलब बेसिक नेचर दिखाई है, और क्योंकि बेसिक नेचर दिखाई है तो इसका pH 7 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का एक एंड pH को कम करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा एंड pH को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ये एंड pH का कम करना चाह रहा है, ये pH को बढ़ाना चाह रहा है।
किसी एक जगह आके तो रुकेगा ना, ये 5 की तरफ जाएगा या फिर 7 से ऊपर बढ़ेगा या 6 की तरफ जाएगा या 8 की तरफ जाएगा। जहां पे आके रुक गया, एसिड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी दिखा दी, जहां पे आके ये स्टॉप हो गया, उसी जगह को बोलते हैं, उस पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है जिस पर अल्फा अमीनो एसिड अपनी दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है और COH ग्रुप H+ आयन को निकाल देता है और NH2 ग्रुप H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस पॉइंट पे आके पीएच रुकता है उसी पॉइंट पे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब इस अल्फा अमीनो एसिड को एक बार हम फिर से देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है NH2 CHR C डबल बॉन्ड O OH। इस अल्फा अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल ने अपना एम्फोटेरिक नेचर दिखाया और बन गया ज्विटर आयन NH2 CHR सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल को नहीं होगा, अगर मैंने अल्फा अमीनो एसिड का लेट्स से 10 ग्राम लिया है तो उस 10 ग्राम में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। चलो इन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं इन्होंने क्या किया होगा। ये एक दूसरे के पास आ गए, NH3 पॉजिटिव CHR C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर से एक दूसरे के पास आ गए, NH3 पॉजिटिव CHR C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर से मॉलिक्यूल आ गया NH3 पॉजिटिव CHR C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड सो ऑन। इस तरह से एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, सेम ये भी नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स बन रहे हैं इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, क्योंकि ये प्लस माइनस वाले फोर्सेस हैं। इन्हें डाइपोल डाइपोल नहीं बोल सकते, डाइपोल होता है प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा का अट्रैक्शन। ये तो नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा नहीं है, तो प्रॉपर चार्ज है, एक प्लस और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि इन अल्फा अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में परमानेंटली पहले से ही रहता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें ज्यादा हीट करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई होते हैं कंपैरिजन में किसके? अगर हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है तो किससे हाइयर है? तो आंसर इज नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइयर है। जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनसे हाइयर है, या ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हाइयर बन रहे हैं। अभी हमने अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनाया? चलो याद करते हैं कुछ पुरानी क्लास। हमने सीखा कि हमारे पास है CH3, CH3COOH पे जब हम Cl2 डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो बनता है CH2 C डबल बॉन्ड O OH। सिंगल बॉन्ड Cl यहां पे आ गया और HCl निकल गया। इस रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन। अब इस HVZ रिएक्शन पे आपने अमोनिया डाल दिया तो HCl निकल गया और CH2 C डबल बॉन्ड हो OH NH2 बन गया। इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइसीन, जो हमने अभी पढ़ा है, और इस कंपाउंड का नाम है अल्फा क्लोरो, दिस इज अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड। तो एक है अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज ग्लाइसीन। अब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि हमने यहां बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा अमीनो एसिड को कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अल्फा अमीनो एसिड का ज्यादा आता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिनको ओवरकम करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्विटर आयन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्या अल्फा क्लोरो या अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप को ज्विटर आयन बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता,
क्योंकि अगर ये पोर्शन अपने पास से H प्लस निकाल देगा, ये O नेगेटिव बचेगा, तो ये H प्लस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। NH2 ग्रुप अट्रैक्ट करता है, Cl अट्रैक्ट नहीं करता। Cl तो उल्टा चाहता है कि मैं अपना बॉन्ड तोड़ लूं यहां से। तो ये ज्विटर आयन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्फा अमीनो एसिड से कम रहता है। और यहाँ पे देखिए हमने पुरानी क्लास रिवाइज करी जिसमें हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम इन कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्फा अमीनो एसिड्स भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। अल्फा अमीनो एसिड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डाइट इनटेक। हम खाने में कौन से अमीनो एसिड्स ले रहे हैं और कौन से नहीं ले रहे हैं। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी खुद जनरेट करती है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी खुद बनाती है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर उसका क्रिएशन होता है और समय समय पर बॉडी उसे बाहर निकालती रहती है। जैसे हमारे नेल्स ऐसे ही अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, जो कुछ कुछ टाइम बाद बॉडी उन्हें एज एक्सक्रीटा प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी उन्हें बाहर निकाल देती है। हेयर भी एक तरह का ऐसा ही अमीनो एसिड से मिलकर बना है, जो बॉडी के लिए एक एक्सक्रीटा है, जिसे बॉडी बाहर निकालती है। और समय समय पर हम हेयर कट कराते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है और वो बॉडी उसे बना रही है और टाइम से बाहर निकाल रही है। तो नेल्स इसका एग्जाम्पल हो गए, हेयर इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इन्हें बॉडी के लिए जरूरत नहीं होती है, इसलिए खाने में भी लेने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें कोई हमें इसका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रिच फूड खाने की नीड नहीं है, क्योंकि बॉडी इन्हें खुद बाहर निकाल रही है। नंबर 2, ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी में नहीं बनते, ये जरूर चाहिए बॉडी के लिए, इसका मतलब खाने में जरूर होने चाहिए हमारे। इन्हें बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है और इसके बिना फिर हमारी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, इन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम से बुलाते हैं। तो जो हम दाल लेते हैं, सोयाबीन होता है, नॉनवेज स्टफ होता है, इन सब में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ये प्रोटीन रिच फूड में बोले जाते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि ये तो पहले से नॉन एसेंशियल है, इसका मतलब इनकी जरूरत नहीं है बॉडी को, और इन्हें बॉडी के अंदर खुद जनरेशन होता है और समय समय पर बॉडी इसे बाहर निकालती रहती है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डाइट इनटेक। अब दूसरा क्लासिफिकेशन समझेंगे, और ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसा कि हमने अमीनो एसिड में देखा कि इसके पास एक COOH ग्रुप है और साथ ही इसमें एक COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। जब इक्वल नंबर ऑफ NH2 ग्रुप होता है और इक्वल नंबर ऑफ COH ग्रुप होता है, तो इस तरह के अमीनो एसिड को बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्बन चेन होती है, इस कार्बन चेन में लंबी कार्बन चेन बनकर यहां पे COH आ जाता है। इट मींस अब इसके पास दो COH ग्रुप हो गए और एक NH2 ग्रुप हो गया है। जब दो COH ग्रुप हो गए और एक NH2 ग्रुप हो गया, इस तरह के अमीनो एसिड को बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। जब COOH ग्रुप का नंबर NH2 ग्रुप के नंबर से ज्यादा हो जाता है, इसे बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। इसका रिवर्स सोचेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि जो R है, इसके अंदर CH2 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 NH2 हो जाता है। इट मींस नंबर ऑफ COH ग्रुप NH2 ग्रुप दोनों कंपेयर करें तो इस बार NH2 ग्रुप ज्यादा हो गए हैं, इसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। तो जब COH ग्रुप ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, और जब NH2 ग्रुप ज्यादा है, इसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड।
और जब दोनों ग्रुप्स इक्वल होते हैं तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। यहां तक हमने सीखा कि अमीनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को हम 4 स्टेजेस में पढ़ेंगे। आप इसे 4 स्टेप्स ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है उसको समझने के लिए हमें 4 स्टेप्स में इसे समझना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेप नंबर 1, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर के नाम से भी बुलाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। ये दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, दैट इज HNH CH CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अल्फा अमीनो एसिड का एक एंड देता है अपने पास से OH और दूसरे अल्फा अमीनो एसिड का एक एंड देता है अपने पास से H, मिलके बन गया H2O। अब जो बचा उसे हम कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। हमने स्टार्ट किया था ग्लाइसिन से, इसमें मिलाया है हमने एलानाइन और हमें जो ये कंपाउंड मिला इसमें 2 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि कौन सा बॉन्ड है जिससे जुड़े हुए हैं, तो इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। समटाइम्स इसे पेप्टाइड लिंकेज भी बुलाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो CO और NH के बीच में बनता है, जिससे 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़कर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। समटाइम्स इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन COOH group of one amino acid with NH2 group of another amino acid. This CONH bond is known as peptide bond or peptide linkage. Well, अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं, इसीलिए इसे हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। डाइपेप्टाइड तब नाम दिया जाता है जब 2 अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। वो 2 अमीनो एसिड कौन से हैं, तो उनको नेम कर देते हैं। यहां पे ग्लाइसिन है जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है एलानाइन के साथ। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते थे, GLY बॉन्ड बना रहा है ALA के साथ, और भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, G बॉन्ड बना रहा है A के साथ। ये सभी शॉर्ट फॉर्म्स आपको पहले सिखाई गई हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स की कौन कौन से IUPAC नेम होते हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है। तो यहां हमने देखा कि ग्लाइसिन एलानाइन जुड़कर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और ये जो फॉर्मेशन बनती है इसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। ये जो डाई वर्ड है ये बता रहा है कितने अमीनो एसिड हैं और कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं। जितना डाई लिखा होता है, जो भी नंबर यहां लिखा होता है, उससे एक कम, एक नंबर लेस हमें हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे। तो 2 यहां पे लिखा हुआ है, डाई का मतलब 2 होता है, 2 से एक कम कर दिया, दैट इज 1, हमें ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है। चलिए दूसरे एग्जांपल से इस बात को क्लियर करते हैं। हमारे पास एक अमीनो एसिड है NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HNH CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस HNH CH CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या चेंज आएगा इसको देखेंगे।
इतने पार्ट को हम बोलते हैं एलानाइन, इतने पार्ट को बोलते हैं ग्लाइसीन, इसे बोलते हैं वलाइन। एक एमिनो एसिड अपने पास से OH देता है, दूसरा H देता है, फिर से ये COH में से OH देता है, ये H देता है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिल गए हैं। जो बचा उसे कंबाइन कर देते हैं, NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब इस तरह की फॉर्मेशन आपके सामने बनी हुई आएगी और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को काउंट करते हैं। एक ये CONH लिंकेज हमें नजर आ रही है, एक ये CONH लिंकेज नजर आ रही है। जितनी भी CONH लिंकेज होती हैं इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो इस फॉर्मेशन में हमारे पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं। क्योंकि 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं और 3 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, उन तीनों एमिनो एसिड के नाम लिखते हैं। हमारे पास एलेनाइन है जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है ग्लाइसीन के साथ, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है वेलाइन के साथ। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एला ग्लाइवल। इसकी और भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, दैट इज AGV। और क्योंकि 3 अमीनो एसिड यहां पे जुड़ रहे हैं इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइपेप्टाइड। तो यहां हमने देखा कि जब ट्राइपेप्टाइड बनता है तो उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं लेकिन 3 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। जबकि पहले हमने देखा कि जब डाइपेप्टाइड बनता है तो उसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं और 2 से 1 कम पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब इसी पे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ मेनी अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नंबर 1 ऑक्टापेप्टाइड, नंबर 2 पेंटापेप्टाइड। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, जनरली ऐसे ही ट्रैपिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो सेट में चेंज हो जाते हैं। सेट ए में कुछ और होगा तो सेट बी में कुछ और होगा। सेट बी में इसी तरह का क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन नंबर 1 डेकापेप्टाइड, नंबर 2 हेक्सापेप्टाइड। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ट्रिक यूज करनी है। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है एमिनो एसिड्स बताइए, तो एमिनो एसिड्स हमेशा पहले वाले नंबर को देख के बताते हैं। ऑक्टा लिखा है तो इसका आंसर 8 अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा। यहां पेंटा लिखा है तो इसका आंसर 5 अमीनो एसिड होगा। अब इसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसकी ट्रिक सुनते हैं। यहां पे डेका लिखा है, डेका का मतलब 10 होता है, 10 में से 1 कम, इट मींस 9 पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे बनेंगे। इसी तरह यहां पे हेक्सा लिखा है, हेक्सा में से 1 को माइनस कर दीजिए, इसका मतलब 5 पेप्टाइड बॉन्ड्स हमें यहां पर मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को हम 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 2 टाइप का होता है। यह भी याद रखिएगा कितने टाइप्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो 2 तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले के लिए वर्ड अल्फा यूज हुआ है और दूसरे के लिए वर्ड बीटा यूज हुआ है। तो यहां अल्फा या बीटा किसी और बात को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि फर्स्ट और सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये पहले से डिसाइडेड है तो आप इसे बोलेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसी तरह हमारे पास दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें 2 टाइप को डिटेल में पढ़ना है। पहला है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके इन्हें सीखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन को देखें तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ इस तरह की होगी।
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन CHR। फिर से कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H। इसी तरह हमारे पास है कार्बन CHR, फिर से हमारे पास है C डबल बॉन्ड O NH, फिर से हमारे पास है CHR एंड सो ऑन। जैसा कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखा था कि दो अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनाते हैं, तीन अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं, चार अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड या डेकापेप्टाइड, और इससे आगे भी हमें पेप्टाइड्स मिलते जाएंगे। जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारे के लिए वर्ड होता है पॉली। जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो इसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं जिसमें नंबर 100, 1000, lakhs इससे भी आगे निकल चुका है, इतना बड़े नंबर की चेन बन चुकी है, तो यहां पर ये CO ग्रुप और ये NH ग्रुप इस तरह से स्ट्रेट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि CO ग्रुप के पास लोन पेयर होते हैं, जो NH ग्रुप है इसके ऊपर पोलैरिटी होती है, यहां पे प्लस डेल्टा होता है, यहां पे माइनस डेल्टा होता है। एक प्लस डेल्टा इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसी तरह ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसी तरह ये भी इसके साथ अट्रैक्ट होगा, और बिना अट्रैक्ट हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सभी अमीनो एसिड एक साथ अलाइंड नहीं हो सकते। क्योंकि हम साइंस में ये बात पढ़ते हैं कि हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और यही रीजन है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये कर्व होने लगती है। अब इस कर्विंग को देखते हैं, किस तरह की कर्व होती है। ये कुछ इस तरह की कर्व शेप बना लेती है, और इस तरह की कर्व शेप को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आप इस कर्व शेप को देखें तो इसमें कहीं कहीं पर C डबल बॉन्ड है, कहीं पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कहीं C डबल बॉन्ड है, कहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। क्योंकि इस मेन चेन के अंदर जिसे हमने कर्व करके दिखाया है वो बेसिकली ये चेन है जिसे हम यहां सिगजैग से दिखा रहे हैं, और जो हमने बाहर दिखाया है, जिन्हें हमने CONH अलग करके दिखाया है, यही इस मेन चेन में बाहर निकले हुए हैं। जैसे यहाँ पे CO ग्रुप बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे NH बाहर निकला हुआ है, R बाहर निकला हुआ है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये कोई किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं कर रहा है। ऐसे यहाँ भी CO ग्रुप बाहर निकला हुआ है, यहाँ NH बाहर निकला हुआ है। हमने ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो बाहर निकले हैं उनको अलग से दिखाया है। ऐसे यहाँ पर अगर NH ग्रुप होगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, अगर यहाँ C डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे NH ग्रुप होगा। CO और NH ग्रुप एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ जाते हैं, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए कौन सी लिंकेज रिस्पॉन्सिबल है, तो इस बात का आंसर है दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। लेकिन जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इस केस में लिंकेज सामने आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स में इसे डिस्क्राइब करना चाहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती थी। एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि दूसरी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहां आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, किसी दूसरी पेप्टाइड चेन की बात ही नहीं कर रहे। जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल, और वी कैन से दैट हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और स्पेसिफाई करके हमें बताना पड़ेगा कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें CO ग्रुप NH के साथ जुड़ रहे हैं। इसे बोलते हैं
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो अब हम सेकेंड टाइप सीख रहे हैं और इस सेकेंड टाइप का नाम होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें फिर से पॉलीपेप्टाइड चेन को समझना होगा। सी डबल बॉन्ड ओ NH CH R, C double bond O NH CH R, C double bond O NH CH R and so on। इस मेन चेन को हम इस तरह ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस ब्लू लाइन के बाहर कुछ ग्रुप्स निकले हुए हैं जो CONHR करके ग्रुप्स हैं। अब कभी कभी इस CO ग्रुप और इस NH ग्रुप इसको इसके साथ जुड़ना है लेकिन बीच में R ग्रुप आ गया। आप कहेंगे सर R तो कोई रास्ते में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी ये R भी इतना बड़ा होता है जैसे कि CH, फिर यहाँ पे आ गया CH3, फिर यहाँ पे आ गया CH3 या इससे कोई लंबी चेन आ गई। इस ग्रुप के बल्की होने से CONH ग्रुप एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर पाने का मेन रीजन क्या था? जब एल्काइल ग्रुप बल्की हो जाता है तो हमारे पास ये चेन कुछ इस तरह से अरेंज होती है। सिमिलरली एक और चेन है जो ऐसे अरेंज्ड है, इसी तरह से हमारे पास एक और चेन है जो अरेंज्ड है लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर CONH, फिर से CONH, इसी तरह यहां पे NH CO NH CO, इसी तरह यहां पे CO NH CO NH या फिर NH CO, ऐसे ग्रुप्स निकले हुए हैं। जैसे कि आपने यहां देखा कि मेन ग्रुप्स हमारी मेन चेन से बाहर निकले हुए हैं। अब CONH अपनी ही चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए फेल हो गए, लेकिन दूसरी चेन के साथ तो फ्री है, तो ये CO दूसरी चेन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, इसी तरह से ये इसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, इस तरह कर रहा है। ये जो बॉन्डिंग होती है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्योंकि ये दो अलग अलग चेन के साथ हो रही है इसीलिए इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेन डिफरेंस जो कि आप जूनियर क्लास में सीख चुके हैं, 11th में ऑलरेडी आपने ये बात पढ़ी है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जबकि यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई हैं। एंड एज अ रिजल्ट इनके जुड़ने से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें शीट जैसी फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे आप चार्ट पेपर सोचते हैं, आप सोचिए कि एक चार्ट पेपर है जिसे आपने अच्छे से क्रश कर दिया है और उसको आप फैला दिया है। जो एक क्रश्ड चार्ट पेपर होगा जिसे आप फैला देंगे, ऐसा ही स्ट्रक्चर प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। यहां पे प्लीटेड का मतलब है स्प्रेडेड, शीट फॉर्म में स्प्रेडेड, और इसीलिए इसे बोला जा रहा है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की कि किस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज स्टेप नंबर 3, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने 1 डिग्री स्ट्रक्चर में देखा कि मॉलिक्यूल्स इस तरह की जिगजैग शेप लेते हैं। 2 डिग्री स्ट्रक्चर में देखा कि ये मॉलिक्यूल्स
इस जिगजैग शेप से कर्व होने लगते हैं और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। और 3 डिग्री स्ट्रक्चर में इसी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की रिकर्विंग हो जाती है, लाइक दिस। एक बार फिर से सीखते हैं। इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की रिकर्विंग हो जाती है, लाइक दिस। और एज अ रिजल्ट ये एक ग्लोब्यूल जैसी शेप ले लेता है और इसीलिए इन्हें बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं और हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सब में मिलते हैं। जैसे कि ब्लड के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम ग्लोब्यूल क्यों कह रहे हैं, ग्लोबुलर नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इनकी शेप एक ग्लोब्यूल जैसी यानी कि एक स्फेरिकल जैसी शेप बन जाती है। ऑल्दो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है लेकिन स्फीयर जैसा ही है, तो इसीलिए इन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन्स के नाम से बुलाया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि हमारे पास 1 डिग्री स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, इसे जिगजैग दिखा रहे हैं। 2 डिग्री स्ट्रक्चर में ये जिगजैग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ आ गए और इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए। अगर ये इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं तो एक स्प्रेडेड शीट बन जाती है। आप सोचिए आपके पास एक चार्ट पेपर है, आपने इसे अच्छे से क्रश कर दिया और इसे फैला दिया। अब आपने इसे फोल्ड कर दिया। जब आप एक क्रश्ड चार्ट पेपर को फोल्ड करेंगे तो वो फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। अब आप इसे परफेक्ट सिलेंडर नहीं कह सकते, ऑल्दो अगर वो क्रश नहीं होता तो एक सिलेंड्रिकल शेप ही बनता, लेकिन क्योंकि इसे हमने क्रश कर दिया इसलिए ये एक परफेक्ट सिलेंडर वाली शेप नहीं है, लेकिन सिलेंडर जैसा ही है। ऐसा प्रोटीन जो इस तरह की शेप में आता है और थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर लगता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फिब्रस प्रोटीन्स। फिब्रस प्रोटीन्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और हमारे बॉडी के जितने भी कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं जनरली ये वहां मिलते हैं। वाटर इनसॉल्युबल हैं, हमारे कनेक्टिंग टिश्यूज में मिल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है हेयर। हेयर के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज कैरेटिन और ये एक फिब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल्स में काउंट होगा। तो मेन ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन में अगर डिफरेंस पूछा जाए और वन डिफरेंस आपको बताना है तो वन डिफरेंस हमारे पास है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल व्हाइल फिब्रस प्रोटीन्स आर वाटर इनसॉल्युबल। अगर दो डिफरेंस बताने हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर ग्लोब्यूल इन शेप यानी कि स्फेरिकल इन शेप व्हाइल फिब्रस प्रोटीन्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दोनों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या एग्जाम्पल है और फिब्रस का क्या एग्जाम्पल है। तो ग्लोबुलर का एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन और फिब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है केराटिन। अब इसको आगे समझेंगे। हम बात कर रहे हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। दिस इज स्टेप नंबर 4, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसे हम 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बुला सकते हैं। एक एक करके इसे समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने सीखा कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर कैसा बनता है, 2 डिग्री कैसा बनता है, 3 डिग्री कैसा बनता है और अब बात कर रहे हैं 4 डिग्री कैसा बनता है। 1 डिग्री स्ट्रक्चर बनने का पहला स्टाइल था कि मॉलिक्यूल्स की चेन इस तरह जिगजैग थी। जिगजैग क्यों थी यह भी रीजन बन सकता है, क्योंकि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है तो कार्बन ट्रायंगुलर शेप लेता है क्योंकि वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाइट्रोजन भी जो शेप लेता है वो भी एक ट्रायंगुलर शेप होती है। तो इस तरह से ट्रायंगल ट्रायंगल जुड़ने से ये स्ट्रक्चर हमें इस तरह जिगजैग मिलता है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया और 3 डिग्री स्ट्रक्चर में ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की रीफोल्डिंग हो गई।
अब 4 डिग्री स्ट्रक्चर में बहुत सारे ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें ग्लोब्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और प्रोटीन्स को फॉर्म कर रहे हैं। अब इसी तरह हम बीटा प्लीटेड का भी 4 डिग्री स्ट्रक्चर समझेंगे। बीटा प्लीटेड में सबसे पहले हम 1 डिग्री की बात करते हैं, फिर हम 2 डिग्री को समझेंगे, फिर 3 डिग्री समझेंगे एंड फाइनली 4 डिग्री स्ट्रक्चर को समझेंगे। 1 डिग्री स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से होती है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर में सभी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाती हैं। 3 डिग्री स्ट्रक्चर में यही पॉलीपेप्टाइड चेन इसके साथ जुड़कर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, जैसे हमने इस बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर को रीफोल्ड कर दिया और उस रीफोल्ड करने से हमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें हम फिब्रस प्रोटीन्स बुलाते हैं। और अब ये सभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। इसे बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। लेकिन जब इस प्रोटीन को हम हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई प्रेशर देते हैं, तो ये अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। प्रोटीन 4 डिग्री स्ट्रक्चर से 1 डिग्री स्ट्रक्चर में आ गया जब इस पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो सभी तरह के बॉन्ड्स लाइक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन डाइसल्फाइड लिंकेजेस, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ये सभी बॉन्ड्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे टूट जाते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। तो इसी बात पे क्वेश्चन बनता है, राइट द नेम ऑफ लिंकेज विच इज नॉट अफेक्टेड बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस बात का आंसर होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो COOH एंड NH2 ग्रुप के जुड़ने से बना है बाय रिमूविंग वाटर, लेकिन बाकी सभी बॉन्ड सिर्फ एक तरह का अट्रैक्शन है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की तरफ या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई द रीजन इज पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम एग को बॉईल करते हैं तो क्या होता है। एग को बॉईल करने पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। जनरली हमारी बॉडी जो प्रोटीन एक्सेप्ट करती है वो हमेशा 1 डिग्री फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमें नेचर से जो प्रोटीन मिलता है वो 4 डिग्री फॉर्म में मिलता है। जैसे हम एग की बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन 4 डिग्री फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम वेजिटेबल सोर्सेस की बात करें लाइक सोयाबीन या फिर और दूसरे सोर्सेस, उन सब में भी प्रोटीन 4 डिग्री फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम इन प्रोटीन सोर्सेस को प्रेशर कुकर में या अपने यूटेंसिल्स पे कुक करते हैं तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आने की वजह से इनका डीनेचुरेशन हो जाता है और ये 1 डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें लैब में सबसे पहले 1 डिग्री स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, फिर उसे लैबोरेटरी कंडीशंस के अंदर 2 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है एंड फाइनली 4 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हम प्रोटीन को 1 डिग्री स्ट्रक्चर से 4 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं और जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं वो देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। आई होप आपको प्रोटीन टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।